नहीं तो अभी तक हमने बुलाते थे, पत्रकार महोदय से निवेदन करते थे सर आइए, तो कहता था विज्ञापन दे दीजिए अंकल जी। हम लोग कहते थे बाबू कहाँ हम 1100 में आपको विज्ञापन दें, हम तो बाप का बोझ हैं, अरे किसी का बाप तो है। दोस्तों नमस्कार, विकल्पवाणी सच्चाई की खोज में आपका स्वागत है। इस समय विकल्पवाणी की टीम दिल्ली के जंतर मंतर पे, यहाँ पर बीते 2 दिनों से लगातार EPS 95 के जो पेंशन भोगी हैं वो आंदोलन कर रहे हैं। ये सिर्फ 2 दिनों का मसला नहीं है, मैंने सिर्फ 2 दिनों का जिक्र किया, लेकिन 2 दिनों का मसला नहीं है। बीते 10 सालों से लगातार ये पेंशन भोगी आंदोलन कर रहे हैं। वो मांग कर रहे हैं कि उनका जो पेंशन है, जो मासिक पेंशन है, वो 7,500 रुपये तय किया जाए। साथ साथ में वो मांग कर रहे हैं कि जो महंगाई भत्ता है वो उसमें जोड़ा जाए, साथ ही इनके और इनके जीवन साथी के लिए मेडिकल सुविधा दी जाए। ये मांग क्यों कर रहे हैं? ये वो लोग हैं जो देश की अर्थव्यवस्था को बनाने के लिए मेहनत किए हैं, यानी वो श्रमिक हैं। इन्होंने कर्मचारी भविष्य निधि के अंदर पैसा जमा किया है। उसके अंदर एक स्कीम है EPS 95 जो 1995 में लागू की गई थी श्रमिकों के लिए, जिसमें जिन्होंने 10 साल नौकरी किया है उनका एक हिस्सा उनकी सैलरी से EPF में जाता है, और उसमें से ही एक हिस्सा 10 साल के बाद EPS 95 के अंदर जाता है। जो औसतन इस समय जो मिल रहा है वो 1071 रुपये मिल रहा है। ऐसा ही ये मामला यहाँ के कर्मचारी और इनके लीडर उठा रहे हैं। इनसे बातचीत करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि इनकी मांग क्या है, और ये भी समझने की कोशिश करेंगे ये कहाँ से आए हैं और ये आंदोलन कब तक जारी रहने वाला है। आप हमारे साथ बने रहिए। विकल्पवाणी सच्चाई की खोज। सर, पहला सवाल तो मेरा ये है कि आप लोग 7,500 रुपये मिनिमम पेंशन की मांग करें, क्यों मांग कर रहे हैं सर? देखिए, ये जो सवाल है ये संपूर्ण भारत के EPS 95 के तहत आने वाले पूरे इंडस्ट्रियल वर्कर्स का मामला है। इंडस्ट्रियल वर्कर्स मतलब जैसे RTC हुआ, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हुए, जितने बोर्ड निगम, ये शुगर फैक्ट्रीज़, कोऑपरेटिव सेक्टर, कारपोरेट सेक्टर, PSUs, शिपयार्ड्स, HAL, ONGC, ये सभी लोग इस क्षेत्र में आते हैं। FCI, डिस्ट्रीब्यूशन, ये हॉस्पिटल्स, बड़े हॉस्पिटल्स, ये सभी लोग। तो इंडस्ट्री जितनी भी है इंक्लूडिंग मीडिया, ये सभी लोगों का ये सवाल है। ये 75 लाख रिटायर्ड लोग हैं, 7.5 करोड़ वो लोग हैं जो आज की तारीख में अंशदान कर रहे हैं। और ये कोई गवर्नमेंट की फ्री पेंशन नहीं है, ये कंट्रीब्यूटरी पेंशन है। जैसे हर महीने आपको कंट्रीब्यूट करना है, और जब आप एंड ऑफ द करियर, जब आप रिटायर्ड हो जाएंगे तो आपको उस हिसाब से पेंशन मिलनी चाहिए। तो अभी अगर आप इसका औसतन कंट्रीब्यूशन देखा जाए, पहले 417 हुआ करता था, फिर 541, फिर उसके बाद अभी 1250 हो रहा है हर महीने। तो अगर देखा जाए तो हर किसी का सरकार के पास तकरीबन या ज़्यादा 20 लाख से ज़्यादा पैसा है। अब इतना पैसा सरकार के पास अगर मेरा है और मुझे वो पैसा कभी वापस नहीं मिलेगा, पहले वो प्रोविज़न था रिटर्न ऑफ कैपिटल, वो उन्होंने ख़त्म कर दिया 2008 में, तो मेरा पैसा गया, वो वापस नहीं आएगा। अब जो पैसा है उसका ब्याज आज 20 लाख का ब्याज कम से कम 15-16 हज़ार होता है, लेकिन आज की तारीख में सबको एवरेज पेंशन है 1171 रुपया। अब 1171 रुपये में 60 साल की उम्र के बाद 2 लोगों ने कैसे जीना चाहिए? उनकी दवाई की फैसिलिटी नहीं, गवर्नमेंट की कोई स्कीम उन पे लागू नहीं होती क्योंकि वो पेंशनर है। अब पेंशन कितने पाते हैं आप जानकर आपको आश्चर्य होगा, 29 लाख लोग ऐसे हैं, 39 लाख्स लोग ऐसे हैं जिनको 1,000 या उससे कम पेंशन है। और कुछ लोग हैं अभी नए रिटायर हुए, उनको 3,500 वगैरह है। एवरेज पेंशन 1171 है। सर, एक बात समझनी है, सितंबर 2014 में EPS 95 में संशोधन करके सैलरी की जो अंतिम
सीमा है वो 15,000 कर दिया गया था, मगर पहले वेतन की लिमिट 6,500 रुपये थी, मगर उससे अधिक सैलरी वाले भी अंशदान करके लाभ ले सकते थे। क्या आप इस सैलरी की जो लिमिट है उसको ख़त्म करने की मांग कर रहे हैं? जो ओरिजिनल इसका एक्ट है उसमें ये प्रोविज़न था कि भैया आप जो सीलिंग जो लिमिट थी उसमें जो पैसा आता था 417, 571, 541 या 1250, अगर आप उससे भी ज़्यादा भरना चाहते हैं, अगर आप पूरे पेमेंट पे पैसा भरना चाहते हैं, क्योंकि ये कंट्रीब्यूटरी स्कीम है, जितना पैसा भरोगे उतना पाओगे। जैसे आपने बैंक में 10 रुपया डाला आपको 12 मिलते हैं, 20 रुपया डालने के बाद आपको 24 मिलेंगे। तो इसमें प्रोविज़न था कि आप 1 लाख पे भी पैसा भरना चाहते हो तो भर सकते हो, और उस हिसाब से आपको फार्मूला में वो डाल के आपको मिलेगा। ठीक, तो ये इन्होंने बंद कर दिया EPFO ने, तो इसलिए कई लोग कोर्ट में गए। जो कोर्ट ने गए, कोर्ट ने देखा वो एक्ट में तो ऐसे ही है, तो उन्होंने बोला भाई आपको क्या तकलीफ होनी चाहिए, जो आदमी ज़्यादा पैसा भरना चाहता है तो ज़्यादा पैसे के एवज में उसको ज़्यादा पेंशन मिलनी चाहिए। ये तो गणित है, मतलब इसमें कोई तीसरा एंगल नहीं है। जो पैसा देगा उसको पैसा मिलेगा, कम या ज़्यादा जो भी है। तो इन्होंने उस पे ऊपर भी ब्यूरोक्रेटिक लोगों ने उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स तैयार किए, बना बनाया प्रॉब्लम है इनका। और फिर उन्होंने कहा कि अरे हमने तो दिए नहीं ये पैसे, अभी लोग पैसे भरेंगे तो जो पुराने लोग हैं उनको एरियर ज़्यादा मिलेगा और पैसा कम भरना पड़ेगा। तो उन्होंने अपनी तरफ से एक नियम बना दिया कि 1 सितंबर 2014 के बाद वालों को हम सुप्रीम कोर्ट का निर्णय के अनुसार देंगे, पहले वालों को नहीं देंगे। हमने बोला भाई ये कौन सा नियम है? अरे तुमको एरियर्स देना पड़ेगा तो वो भी तो पैसा दे रहा है, तो तुम्हें अगर पहले से आप देते उनको तो फिर ये नौबत नहीं आती कि आपको एक साथ पैसा देना पड़ता। तो ये जो बना, ये प्रॉब्लम उन्होंने निर्माण किया हुआ प्रॉब्लम है। और सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से जो उनका निर्णय है, हमारा कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय सभी तरफ एक समान लागू हो। सर, एक चीज़ और भी आपकी डिमांड में ही मेरे को मिली और मैं समझना भी चाहता हूँ, जो पेंशन है, पेंशन के अंदर DA जो है, महंगाई भत्ता, वो तो नहीं जोड़ा जाता है ना? फिलहाल जोड़ा नहीं जाता। तो इसका परिणाम क्या हुआ? जिस आदमी को 2001 में 400 रुपये पेंशन मिल रही थी उसको अभी भी 400 ही मिल रही है, 401 नहीं हुई। पैसों की वैल्यू बढ़ती रहती है, घटती रहती है, ये आप जानते हैं। तो इसीलिए DA का प्रावधान हर किसी चीज़ में होता है। तो आपने आज एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए 7,500 रुपये दे दिए, अगर उसके साथ DA नहीं होगा तो 5 साल बाद वो 7,500 में खाना भी नहीं आएगा। मुझे एक बात समझनी है, जो आपका जो लिमिट है 15,000, उसको औसतन किस तरीके से निकाला जाता है ताकि आपका एक पेंशन बने? देखिए, ये मैं जो समझता हूँ, वैसे तो कुछ डिफरेंसेस है उसमें, लेकिन मैं जो समझता हूँ, जो मिनिमम वेजेस है हिंदुस्तान में, उसी को यहाँ पर लिमिट बनाया जाता है। पहले 5,000 मिनिमम वेजेस थे, फिर 6,500 हो गए, अभी 15,000 है। मैं तो कहता हूँ कि सरकार को या ब्यूरोक्रेटिक जो सिस्टम है हमारी, उसको भी मैं कहना चाहता हूँ कि आप थोड़ा बड़ा सोचिए, इसकी लिमिट शिमिट सब निकाल दीजिए, जो जितना पैसा भरेगा, लेकिन उसमें आप ये रखिए कि विश्वास जो होता है ना, कि हमारा सरकार के ऊपर विश्वास है, तो आज मैं पैसा डालूंगा, 30 साल के बाद मेरा पैसा कहीं और नहीं जाएगा। ये विश्वास अगर आप बना के रखते हैं तो इस फंड को आप विश्व का सबसे बड़ा फंड बना सकते हैं। अब आज ये हालत है कि EPS की जो हालत इन लोगों ने करके रखी है कि पैसा, तो जब उन्होंने ये स्कीम बनाई तब तो ये आश्वासन दिए थे कि आप पैसा भरो, आपको 27,000 पेंशन मिलेगी, आपके मरने के बाद आपके बीवी को भी 27,000 मिलेगा, और दोनों के मरने के बाद आपके नेक्स्ट ऑफ किन को या वारिस को तकरीबन 23 से 27 लाख रुपए मिलेंगे। अब इन्होंने तो ऐसा कर दिया, 1171 में भी ये बोल रहे हैं कि हमारे पास फंड नहीं है। जैसे आपने अपनी बातों में कहा कि EPFO कह रहा है कि उसके बाद पैसा नहीं है, क्या वाकई ऐसा कुछ है क्या? देखिए, अभी हमने पूरे उनके रिकॉर्ड खंगाले, उसमें हमने ये पाया कि आज की तारीख में EPFO के पास EPS 95 के पेंशन फंड में, पेंशन फंड की बात कर रहा हूँ मैं, PF फंड की बात नहीं कर रहा हूँ, पेंशन फंड में
तकरीबन 9 लाख करोड़ रुपए हैं। 9 लाख करोड़। 9 लाख करोड़ रुपया उनके पेंशन फंड में है। ठीक, उसके बाद जो 7.5 करोड़ लोग कंट्रीब्यूशन करते हैं हर माह 1250 रुपये, उसका तकरीबन 1 लाख करोड़ हर साल इनको मिलता है। उसके बाद ये 9 लाख करोड़, आने वाला 1 लाख करोड़, इसका जो इन्वेस्टमेंट होता है उस पर जो ब्याज है वो तकरीबन 1 लाख करोड़ है। ठीक, अभी ये 1 लाख करोड़ ब्याज ही ब्याज है, और हमारी जो मांगे हैं ये ब्याज के एक पोर्शन से पूरी हो सकती है। अच्छा, मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, ये हमने इसका एक फाइनेंस रिपोर्ट बनाया, बाकायदा नेशनल एजुकेशन कमेटी की फाइनेंस कमेटी बनाई हमने। वो कमेटी के जो अध्यक्ष थे कवि जी डांगे, ही इज़ बी एमटेक, उसके बाद LLB, LLM एंड MBA फाइनेंस, इतनी डिग्रियां लेके बैठने वाला आदमी। उनके अंडर में हमने 9 सदस्यों की मैंने कमेटी बनाई। उस कमेटी ने ये सिद्ध कर दिया, वो रिपोर्ट हमने वित्त सचिव को दिया। वित्त सचिव के साथ हमारी मुलाकात हुई, 2 घंटे की मीटिंग हुई बाकायदा। वित्त मंत्री के अधिकारी थे, श्रम मंत्री के अधिकारी थे, EPFO के अधिकारी थे और हम लोग थे। 2 घंटे मीटिंग में हमने सिद्ध कर दिया कि इनके पास इतना पैसा है। आपने अपने मांगों पर किस प्रकार के आंदोलन किया है, ये थोड़ा समझाएं। देखिए, हमने 7 दिसंबर को इसमें रामलीला ग्राउंड में बहुत बड़ी रैली निकाली। तकरीबन 40-50 हज़ार से भी ज़्यादा लोग आए थे, और गरीब लोग हैं, वृद्ध लोग हैं, आ नहीं पाते तो 10-10 लोगों ने पैसा इकट्ठा करके एक आदमी को भेजा। इस तरीके की भीड़ थी, और इतने लोग आने के बाद फिर हम 8 तारीख से जंतर मंतर पे बैठे। हर एक राज्य एक दिन का कार्यक्रम करता था। 13 तारीख से हमने उसको आमरण अनशन में तब्दील कर दिया। फिर 13 तारीख को हमें डिटेन किया गया। 14 तारीख को हम फिर आमरण अनशन पे बैठे। तो दोपहर को मंत्री जी ने बुलाया 1:30 बजे करीब, और उन्होंने कहा कि ये आप अनशन वापस ले लो, हम आपका काम बहुत जल्दी कर रहे हैं। तो उनका ये जो आश्वासन था, तो हमने यहाँ पर फिर डिक्लेयर किया सभी से सलाह लेके कि 31 दिसंबर तक हम सरकार को मौका देते हैं कि हमारा काम करें। अगर तब तक काम नहीं हुआ तो फिर हम रीग्रुप होकर फिर आंदोलन करेंगे। तो 31 दिसंबर तक हमने राह देखी। फिर 4 जनवरी को हमने सरकार को नोटिस भेजी कि अभी आपने हमारा अब तक काम नहीं किया है, तो हमें तो अभी आपसे फिर संघर्ष करना पड़ेगा। और फिर उसके बाद 12 जनवरी को हमने जितने EPFO के ऑफिस पूरे भारत में हैं, 110 ऑफिस को हमने घेरा। कई जगह पे हज़ारों लोग इकट्ठा हुए, कई जगह पे सैकड़ों हुए, और इस तरीके से पूरे भारत में EPFO को हमने एक तरीके से दिखाया सरकार को कि ये नकारी सिस्टम है, नकारा ऑर्गेनाइजेशन है, यूजलेस एंड थर्ड क्लास ऑर्गेनाइजेशन है, इसने लोगों का हित नहीं किया है, अहित किया है। ये सब दिखाने के बाद फिर हमें एक आशा जगी कि हो सकता है 22 जनवरी को प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा के साथ हमारे प्राण और प्रतिष्ठा भी बचाई जाएगी। लेकिन वो भी हमारा अंदाज़ा सही नहीं निकला। फिर हमने 26 जनवरी पे आस लगा के बैठे, वो भी ठीक नहीं हुआ। तो फिर हमने 30 तारीख को यहाँ पत्रकार परिषद की, 30 जनवरी को, और 31 जनवरी से आज जंतर मंतर पे राज्य के राज्यवार प्रांतवार अनशन कर रहे हैं। दोस्तों, सर की बातों को सुनकर कुछ चीज़ें सामने आती हैं। पहला कि हिंदुस्तान का हर एक व्यक्ति, चाहे वो सरकारी संस्थान में काम करने वाला हो, चाहे गैर सरकारी संस्थान में काम करने वाला हो, उन सब की बुढ़ापे की देख रेख करना सरकार और राज्य का कर्तव्य बनता है। जैसा सर ने बताया, EPS 95 स्कीम में लाखों करोड़ों रुपए पड़ा हुआ है, मगर EPFO इनका पेंशन बढ़ाने को तैयार नहीं है। ये भी पीछे हटने वाले नहीं हैं। ये पेंशन भोगी अपने पेंशन को बढ़ाने के लिए लगातार संघर्ष करते आ रहे हैं। और जैसा सर ने बताया, करीब 76 लाख पेंशन भोगियों को औसतन 1176 रुपये मासिक पेंशन मिल रहा है। उस महंगाई में जहां पर गैस सिलेंडर का दाम 903 रुपये आ रहा है,
और वह आधा लीटर अगर दिन का दूध लेता है तो 33 रुपये बनता है, अगर जोड़ेंगे तो महीने का 999 रुपये बनता है। इतने में जो पेंशन मिल रही है उससे कई गुना तो सिर्फ 2 चीज़ों पे खर्च हो जा रहा है। इसके बाद कपड़े, सब्जी, दाल, चावल, इसके अलावा हेल्थ को बनाए रखने के लिए, बीमारियों से लड़ने के लिए जो दवाइयाँ हैं वो तो दूर की बात रह गई। तो सोचना ये है कि इस महंगाई में 7,500 की जो मांग है इनका वो गलत नहीं है, सही लगता है। साथ साथ में महंगाई, हम जैसे आप सबको पता है, महंगाई लगातार हर दिन बढ़ती है, महंगाई आसमान छूती है। उस दौर में ये ज़रूरी है कि पेंशनर के साथ जो पेंशन का मिनिमम प्राइस है उसके साथ डीए भी जुड़ना चाहिए, यानी महंगाई भत्ता भी जुड़ना चाहिए। साथ ही साथ ये भी समझना है ये वो लोग हैं जो देश की अर्थव्यवस्था को बनाए रखने के लिए अपने श्रम से इस देश को सींचा है, इसलिए इनके लिए मेडिकल की सुविधा देना सरकार की जिम्मेदारी बनती है, राज्य की जिम्मेदारी बनती है। इन तमाम बातों को सोचकर और समझकर ये लगता है कि ये मांग इनकी जायज़ है, इनकी मांग को सरकार को पूरा करना चाहिए। इस बारे में आप क्या सोचते हैं, आप क्या समझते हैं, कमेंट कीजिए और देखते रहिए विकल्प वाणी, सच्चाई की खोज।